नमस्कार। भारत में राष्ट्रवाद का विकास ये टॉपिक हमने पढ़ा था विस्तार से 1-1.5 घंटे की क्लास में। अब उसी टॉपिक पर आधारित 40 प्रश्न है, जिसमें थोड़े कठिन स्तर के भी रहेंगे, कथन कारण वगैरह, तो उनका भी अभ्यास कर लेते हैं। साथ में व्याख्या भी है, तो इससे क्या होगा कि आपके पूरा पाठ्यक्रम यानी पूरा जो टॉपिक है वो आपकी रिवीजन हो जाएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो चलिए शुरू करते हैं और प्रयास रहेगा कि हम इनको जल्दी देख लें, क्योंकि आपसे प्रश्न पूछूं आप उत्तर बताओ, इतना टाइम नहीं है। ठीक है, तो फटाफट आप देखते जाएं। और ये पीडीएफ टेलीग्राम पे भेज दी है। चलिए शुरू करते हैं। धन निष्कासन का सिद्धांत, ड्रेन ऑफ वेल्थ, कि भाई भारत का जो धन है वो ब्रिटेन में जा रहा है वेतन के माध्यम से, खर्चों के माध्यम से, कंपनी के द्वारा। तो ये बात सबसे पहले किसने कही थी? तो दादा भाई नौरोजी ने कही थी। उन्होंने उस समय बताया था कि भारत की जो प्रति व्यक्ति आय है वो 20 रुपये ऐसा बताया था उस टाइम इन्होंने निकाल के। तो इनकी कौन सी किताब है, इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है? तो पावर्टी यानी गरीबी और अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इस पुस्तक में। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी हमने पढ़ी थी, RC दत्ता की पुस्तक है। तो ये जो पुस्तक है पावर्टी, दादा भाई नौरोजी ने पहली बार बताया कि कैसे ब्रिटिश जो नीतियां हैं, भारत का धन ब्रिटेन की ओर ले जा रही है और भारत को गरीब बना रही है। एक ये भी कथन आता है कि भाई भारत यहाँ से जो धन है ना वो निकल के, और लंदन जो है वो टेम्स नदी के किनारे, टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है। तो ऐसा स्पंज है इनकी नीतियाँ, जो वहाँ टेम्स पे जाके निचोड़ देती है। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया RC दत्त की पुस्तक है। अगला क्वेश्चन बनता है 1883-84 के समय इल्बर्ट बिल विवाद आया था, किस वायसराय के कार्यकाल से संबंधित है? तो प्रश्न देखते आपके दिमाग में रिकॉल कीजिए, अगर आपने वो क्लास ली है तो, या आपने टॉपिक पढ़ा है, आप तुरंत रिकॉल कीजिए। तो ये जो है वो एक उदारवादी विचारों का गवर्नर जनरल था 1880 से 84 के बीच में, लॉर्ड रिपन। 80 से 84, तो लॉर्ड रिपन जो है ये बिल लेकर आया था। इसके माध्यम से ये था कि भारतीय जो जज है, भारत के जज भी यूरोपीय अपराधियों के मुकदमे सुन सकते हैं, ये अधिकार देने का प्रयास किया, परंतु अंग्रेज़ों की ये बात हजम नहीं हुई। अंग्रेज़ों ने भारी विरोध किया, जिसे श्वेत विद्रोह कहते हैं। दादा भाई नौरोजी ने 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। इन्होंने धन निष्कासन का सिद्धांत दिया, कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष रहे, ग्रांड ओल्ड मैन इनको कहा जाता है, पारसी थे। ठीक है, ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर भी रहे। तो मुख्यतः इनका कार्य भूमि जो है ना भारत के अलावा कहाँ थी? लंदन भी थी। तो इन्होंने ईस्ट इंडिया, मैंने आपको बताया था ईस्ट इंडिया कंपनी, वो भी लंदन में बनी। तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन भी लंदन, याद रखना। तो लंदन भारतीयों की समस्याओं को उठाने और ब्रिटिश जनमत को प्रभावित करने के लिए इन्होंने ये गठन किया था इसका। कांग्रेस की स्थापना से पूर्व बनी सबसे मजबूत राजनीतिक संस्था इंडियन एसोसिएशन, इम्पोर्टेंट है ये, 1876 में। कांग्रेस की स्थापना हुई 1885, यानी इससे 9 साल पहले। 1866 भी इम्पोर्टेंट, अभी अभी हमने देखा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। उसके 10 साल बाद इंडियन एसोसिएशन, ठीक 10 साल, एक कम कर लो, 9 साल बाद राष्ट्रीय कांग्रेस। तो ये कौन सी संस्था थी इंडियन एसोसिएशन, किसने बनाई? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है उन्होंने इसका निर्माण किया। साथ में ये नाम भी याद रखना, आनंद मोहन बोस, कलकत्ता में इसकी स्थापना की थी, और कांग्रेस से पहले एक बड़ी संस्था मानी जाती थी। फिर बनर्जी कांग्रेस में एक्टिव हो गए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? सिंपल क्वेश्चन है। मैंने शुरुआत के जो 4 अध्यक्ष हैं, 4 स्थान है, बकमई, बन्नो तेज, ट्रिक से आपको याद करवा दिए हैं, पहले वाली क्लास में आप देख लेना। तो WC बनर्जी जो है वो पहले सम्मेलन के अध्यक्ष थे। दूसरे के ट्रिक बताई थी आपको, बनो तेज, बनर्जी, नौरोजी, तेबजी, जारजियुल। A.O. ह्यूम कांग्रेस के संस्थापक थे, एलन ऑक्टोवियन ह्यूम। जबकि बॉम्बे में जो पहला सम्मेलन हुआ था उसकी अध्यक्षता ह्यूम ने नहीं की, WC बनर्जी ने की।
जिसमें 72 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत किसने दिया? जैसे प्रेशर कुकर होता है, आपने देखा है, उसमें एक तरफ तो ये सीटी होती है और यहाँ एक सेफ्टी वाल्व लगा होता है, ठीक है, चौकोर कुकर हो गया है। तो सेफ्टी वाल्व है, यानी कि भाप, मन की भाप निकालते हैं ना आप, कुछ कह के गुस्सा करके, तो वैसे ही। तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, सॉरी माफ़ी चाहूँगा, लाला लाजपत राय ने ये कहा था कि उनकी पुस्तक है यंग इंडिया 1916 में, ध्यान रखना, यंग इंडिया नाम से गांधी जी ने भी एक पत्रिका निकाली थी साप्ताहिक, जबकि लाला जी की ये पुस्तक थी। तो इसमें इन्होंने कहा कि जो लॉर्ड डफरिन जो वाइसराय था, उसके दिमाग की ये उपज है, क्योंकि उसके निर्देश पर ही ह्यूम ने ये संस्था बनाई थी। और उद्देश्य क्या था कि अटल्स ने उनके जैसे विद्रोह को रोका जा सके और उनके मन में जो गुस्सा है वो मंच के माध्यम से बाहर निकल जाए, ताकि कोई विद्रोह ना हो और अंग्रेज़ों को भी पता चलता रहे कि क्या खिचड़ी इधर पक रही है, वो भी है। कांग्रेस के उदारवादी चरण हमने चर्चा की थी ना कि 2 चरण रहे हैं। 1805 से 1905 शुरुआत के 20 साल है वो उदारवाद के थे, और 1905 से 1919 तक का जो है वो था गर्म पंथ का था। तो इस उदारवादियों का कार्य प्रणाली 3 P पर आधारित थी, 3 P। कौन सा उसमें शामिल नहीं है? तो देखो, प्रेयर प्रार्थना करना, याचिका पिटीशन देना, प्रोटेस्ट विरोध करना, और पावर सत्ता। तो सत्ता नहीं थी, सत्ता प्राप्त करना इनका उद्देश्य नहीं था। इनका था अनुनय विनय, थोड़ा बहुत विरोध और रिक्वेस्ट, इनके माध्यम से कुछ मांगे मनवाना। तो उदारवादी सीधे सत्ता की मांग नहीं करते थे, बल्कि वे 3P के माध्यम से सुधार चाहते थे। ब्रिटिश सरकार के द्वारा बंगाल का विभाजन किस दिन आधिकारिक रूप से लागू किया गया? तो इसमें आप ध्यान रखना 16 अक्टूबर, ठीक है, 16 अक्टूबर 1905। 16 तारीख आपको वैसे भी याद रखनी है आगे भी, जब सीधी कार्यवाही की गई थी मुस्लिम लीग के द्वारा, वो भी 16 तारीख की थी। तो 16 अक्टूबर 1905 जो है को विभाजन लागू हुआ था। इसी दिन बंगाल में 19 और 20 जुलाई को तो घोषणा हुई थी, लागू 16 अक्टूबर को हुआ था। तो बंगाल में शोक दिवस और राखी दिवस के रूप में मनाया गया था। 19 जुलाई को जो है हुई थी घोषणा, ये आप ध्यान में रख लेना, और 16 अक्टूबर को हुआ था लागू। शॉर्ट में क्या बोलते हैं इसको? बंग भंग। और 1911 में इसको वापस बंग भंग को रद्द कर दिया था, भारतीयों को खुश करने के लिए और व्यापक विरोध को दबाने के लिए। ठीक है, आगे स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा 7 अगस्त 1905 को कहाँ की गई? अब देखो, ये कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है। ये 16 अक्टूबर को तो लागू किया था इन्होंने, जुलाई में ही घोषणा कर दी, तो जुलाई की ठीक बाद अगस्त में ही स्वदेशी आंदोलन तेजी से शुरू हो गया, घोषणा के ठीक बाद ही। तो अगस्त में ही 7 अगस्त का महीना वैसे ही इम्पोर्टेंट है, भारत की आज़ादी वाला माह है। तो कहाँ से? तो ये कलकत्ता से ही हुई थी, कलकत्ता के टाउन हॉल से हुई थी, जिसमें स्वदेशी और बहिष्कार किस चीज़ का? विदेशी का। कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में 1907, जिसको क्या बोलते हैं? सूरत फूट भी बोलते हैं। तो गरम दल और नरम दल विभाजन हो गया। अध्यक्ष जो बने थे नरम दल के थे, कौन थे? तो वो थे रास बिहारी घोष। देखो, रास बिहारी बोस जो है ना, वो अलग थे, वो उनका कार्य प्रणाली अलग थी, उनके बारे में हमने विस्तार से अलग से क्लास में पढ़ा है। ठीक है, तो उग्रवादी लाला लाजपत राय या तिलक को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। हालांकि उग्रवादी शब्द पूरी तरह से सही नहीं है, यहाँ पे गर्मपंथी ही इनको या चरमपंथी इनको कहते हैं। उग्र का मतलब वैसे तेज हो गया, परंतु उग्रवादी जो समूह आजकल जैसे जो थोड़ी हिंसा भी काम में लेते हैं, वो एक अलग दृष्टि से देखा जाता है। तो गर्मपंथी इनको कह सकते हैं। तिलक को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, नरमपंथी रास बिहारी घोष को, तो रास बिहारी घोष बन गए। भारत की पहली राजनीतिक हत्या 1897 में कहाँ पर? महाराष्ट्र में। ठीक है, चापेकर बंधुओं के द्वारा
की गई थी। ये विनायक चापेकर ऐसा कुछ नाम था इनका, 2 भाई थे। उन्होंने किसकी हत्या की थी? तो लॉर्ड कर्जन का तो देखो मतलब ही नहीं है, इसकी हत्या हुई नहीं थी। डायर की उधम सिंह ने की थी, वो 1940 में की थी, लंदन में की थी। सैंडर्स पर भगत सिंह ने जो है वो गोलियां चलाई थी सैंडर्स की। तो प्लेग कमिश्नर रेंड जो है इसकी हत्या की थी। महाराष्ट्र में प्लेग फैलने के दौरान ब्रिटिश अधिकारियों के अत्याचारों से और संवेदनहीनता से क्रोधित हो गए थे नौजवान युवा। तो चापेकर बंधुओं ने पुणे का जो प्लेग कमिश्नर था, एक तो था रेंड, एक था आयर्स्ट, इनकी हत्या कर दी थी। 1904 में 1904 विनायक दामोदर सावरकर, वीडी सावरकर ने किस गुप्त संस्था की स्थापना की थी? तो वो थी अभिनव भारत। 1904 में पहले 1899 में मित्र मेला बनाया, फिर 1904 में अभिनव भारत संस्था के रूप में उसको बदल दिया। बंगाल में क्रांतिकारी संस्था अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की? इंपॉर्टेंट है। तो P.N. मित्रा, ये नाम इनका आता है। प्रथम नाथ मित्रा, पी मित्रा ने बंगाल में अनुशीलन समिति की स्थापना की थी, जो युवाओं को शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से जो है मजबूत करके क्रांति के लिए तैयार करती थी। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में इंडिया हाउस की स्थापना कहाँ की? तो 1905 याद रखें, 1904 अभिनव भारत, 1905 इंडिया हाउस, 1905 स्वदेशी आंदोलन, 1905 बंग भंग। तो ये कई महत्वपूर्ण है 1905। तो लंदन में की थी। तो लंदन में भारतीय छात्र और क्रांतिकारियों को एकजुट करने के लिए श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडिया हाउस की स्थापना की और द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नाम की जो पत्रिका है वो भी उन्होंने लिखी, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। ये भी आपको ध्यान में रखना है। सोशियोलॉजिस्ट यानी समाजशास्त्री। समाजशास्त्र क्या होता है? समाज के लोगों के बीच में समानता लाना, आर्थिक रूप से भी सबको समान करना, वो समाजशास्त्र होता है। साम्यवाद, समाजवाद। लाला हरदयाल और सोहन सिंह भकना द्वारा 1913 में गद्दर पार्टी, याद रखना, कहाँ स्थापित की गई? तो ये अमेरिका के अंदर सैन फ्रांसिस्को, सेना से याद रख लेना, सैन शब्द, सैन फ्रांसिस्को यूएसए में की गई थी। अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को शहर में गद्दर पार्टी की स्थापना हुई। उद्देश्य क्या था? भारत में सशस्त्र क्रांति 1857 की तरह 1916 का वर्ष रखा गया था, परंतु कुछ भेदीय देशद्रोही भी लोग होते हैं जिन्होंने सूचना दे दी अंग्रेजों को पहले ही। तो इन्होंने गद्दर नाम की पत्रिका भी निकाली थी और गद्दर नाम से पार्टी भी थी, याद रखना आप दोनों चीज़ें। कामागाटा मारू क्या था? 1914। तो हमने पूरी घटना के बारे में जाना था। कनाडा में जहाज़ गया था जापान से, उसको उतरने नहीं दिया गया था। तो ये क्या था? एक जापानी समुद्री जहाज़ था जिसे बाबा गुरदीप सिंह ने किराए पर लिया था भारतीयों को कनाडा ले जाने के लिए, परंतु वहाँ उतरने नहीं दिया तो वापस लौटना पड़ा, फिर गोलियां भी चली। मोर्ले मिंटो सुधार 1909 का सबसे विवादास्पद प्रावधान कौन सा था जिसमें जहर के बीज बोए गए थे? तो वो था मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन, ये 1909। देखो 9 दोनों को अलग अलग कर दिया, ऐसे आप याद रख लेना। 1909 के अधिनियम में मुसलमानों के लिए अलग चुनाव क्षेत्र जो है तय कर दिए, तो भारतीय समाज को बांटने का बीज बोया गया। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद थी जो 1909 के अधिनियम में ही पहली बार किसी भारतीय को शामिल किया गया था। तो वो कौन थे? पहले भारतीय कौन थे? आईसीएस अधिकारी थे जो वायसराय, सबसे बड़ा अंग्रेज अधिकारी है, उसकी परिषद में शामिल था। फिर आपको पता होगा उन्होंने त्यागपत्र भी दे दिया था उस घटना की वजह से, जो कौन सी, वो जलियांवाला। तो सत्येंद्र एस.पी. सिन्हा 1909 के सुधार में एस.पी. सिन्हा पहले सदस्य, विधि सदस्य के रूप में शामिल हुए, याद रखना। अप्रैल 1916 में स्थापित बाल गंगाधर तिलक की होम रूल लीग। तो होम रूल लीग में 2 व्यक्ति का नाम आता है, तिलक और एनी बेसेंट। दोनों के अलग अलग कार्य क्षेत्र थे, एनी बेसेंट का अड्यार मद्रास और तिलक का महाराष्ट्र। तो प्रभाव क्षेत्र में कौन सा शामिल नहीं था? तो महाराष्ट्र था,
परंतु बॉम्बे को छोड़कर बाकी महाराष्ट्र था, ये भी ध्यान रखना। कर्नाटक, बरार, मद्रास, तो कौन सा ऐसा शामिल नहीं था? तो मद्रास शामिल नहीं था, क्योंकि मद्रास शेष भारत का हिस्सा एनी बेसेंट की होम रूल के प्रभाव में आता है। तिलक के क्षेत्र में महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत और बरार तक सीमित था, ये ध्यान रखना। महाराष्ट्र भी था, कर्नाटक भी था, बरार भी था। मद्रास वाला हिस्सा और इन तीन के अलावा बाकी भारत वाला हिस्सा एनी बेसेंट। कांग्रेस के 1916 के ऐतिहासिक लखनऊ अधिवेशन याद होगा आपको। कांग्रेस में फूट पड़ी 1907 में, गरम दल नरम दल अलग हो गए, 1916 में वापस एक हो गए। साथ ही जो मुस्लिम लीग थी उनका भी समझौता करवा दिया, तो तीन मिल गए एक तरह से। तो इसके कौन थे? तो A.C. मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार। तो इसी अधिवेशन में नरम दल गरम दल भी हुए और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच भी समझौता हो गया, जिसमें कांग्रेस ने कहा कि ठीक है, आपका जो पृथक निर्वाचन है हम उसका विरोध नहीं करेंगे। तो वैसे तो तुष्टीकरण की थी बात, ये पर थी तो थी। अगस्त 1917 की, तो ये 17 खतरा याद रखना। हालांकि अच्छी बात थी वैसे तो ये, उस समय विश्व युद्ध चल रहा था और घोषणा अच्छी थी। मॉन्टेग्यू घोषणा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड याद होगा। मॉन्टेग्यू कौन था? भारत मंत्री था। कहाँ? ब्रिटेन में, वहाँ के काउंसिल में। तो उसने क्या घोषणा की, क्या बताया उसने? तो सबसे बड़ा ऑप्शन, भारत में कर्मिक रूप से सिस्टेमेटिक तरीके से उत्तरदायी शासन, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, कि जो अंग्रेज है ना उन्हीं को उत्तरदायी बनाएंगे, साथ ही साथ भारतीयों को बढ़ाते जाएंगे। जैसे कार्यकारिणी परिषद में भारतीय को जोड़ा, प्रांतों में द्वैध शासन यानी आधा भारतीयों को दे दिया, आधा अंग्रेजों के पास रखा। कहा धीरे धीरे है ना, हम धीरे धीरे जो है भारतीयों को शासन सौंपेंगे। तो ब्रिटिश सरकार ने पहली बार आधिकारिक रूप से घोषणा की, माना, याद रखना 1917 में, कि उनका लक्ष्य क्या है? प्रशासन की हर शाखा में भारतीयों की भागीदारी बढ़ाना, हर चीज़ में, चाहे वो ICS हो, चाहे जिला स्तर का हो, राजनीति हो, और स्वशासी संस्थाओं का विकास करना। तो ये बात उन्होंने मानी, परंतु फॉलो नहीं किया। फिर वो लेकर आए रोलट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, युद्ध में जीत गए ना, तो उनका क्या है, 7वें आसान पे चला गया, ट्रम्प बन गए वो, ट्रम्प। तो किस कानून को बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून और काला कानून कहा जाता है? तो ये है रोलट एक्ट, जो कि 1919 में जो है वो लागू हुआ। इस कानून के तहत किसी भी भारतीय को केवल डाउट के आधार पे पकड़ के जेल में डाल सकते थे, मुकदमा चला सकते थे, उसकी धुलाई पिटाई सब कुछ उसके कर सकते थे। 13 अप्रैल 1919, बहुत बड़ी ऐतिहासिक घटना, काला दिन। जलियांवाला बाग में शांतिपूर्ण सभा चल रही थी और जनरल डायर ने गोलियां चला दी। किसके विरोध में ये सभा चल रही थी? तो ये सभा चल रही थी डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, ये उदारवादी नेता थे, इनको गिरफ्तार कर लिया। पंजाब के दो लोकप्रिय नेता थे। रोलट एक्ट के विरोध में ये इनकी गिरफ्तारी हुई थी, तो ये लोग इकट्ठे हुए थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने अपनी नाइटहुड, सर की उपाधि त्याग दी? तो रविंद्रनाथ टैगोर। और महात्मा गांधी ने कौन सी उपाधि त्याग दी थी? महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद उपाधि त्याग दी थी। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लौटा दी। शंकर नायर ने वायसराय के कार्यकारिणी से, अच्छा शंकर नायर ने दिया था, SP सिन्हा ने नहीं दिया था, ठीक है, ये ध्यान रखना, अपडेट कर लेना। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, बार शासन अधिनियम 1919 भी बोलते हैं उसको भाई, 1909 मॉडलेमिंटो, 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, फिर 1935 है वो बार शासन अधिनियम, उसका कोई ऐसे नाम नहीं है। मॉन्टेग्यू कौन था? ब्रिटेन में भारत मंत्री। चेम्सफोर्ड कौन था? भारत में वायसराय। तो के तहत प्रांतों में क्या व्यवस्था लागू हुई? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हजारों बार पूछा गया है अलग अलग एग्जामों में। तो प्रांतों में क्या व्यवस्था लागू की? तो 1919 में क्या था? द्वैध शासन। देखो 19 ये द्वैध दोहरा शासन हो गया ना, तो प्रांतों में द्वैध शासन जो है 1919 में लागू किया गया। प्रांतों में शासन के विषयों को दो भागों में बांट दिया, एक तो थे आरक्षित, एक थे हस्तांतरित, रिजर्व और ट्रांसफर। तो द्वैध शासन, आरक्षित विषय अंग्रेजों के पास थे, ठीक है, महत्वपूर्ण विषय, राजस्व संबंधी और संबंधी। तो द्वैध शासन था प्रांतों में,
और फिर 1935 में प्रांतों से ख़त्म कर दिया था ये, और केंद्र में लागू कर दिया था, ये भी आप ध्यान रखना। अब कुछ बड़े खतरनाक टाइप के प्रश्न, खतरनाक तो क्या है आप समझोगे तो वो कथन कारण वाले हैं। इल्बर्ट बिल 1883 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका मूल उद्देश्य भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय अपराधियों के मुकदमे सुनने का अधिकार देकर नस्लीय भेदभाव को समाप्त करना था। अब इल्बर्ट बिल के बारे में अगर आप जानते हो तो आप इस कथन को पढ़ते ही आपको पता लग जाएगा, हाँ बात तो सही है, ठीक है, तो ये सही है। अंग्रेज़ों के श्वेत विद्रोह के कारण, ठीक है, लॉर्ड रिपन को इस बिल को पूरी तरह से वापस लेना पड़ा। अब ये बात सही है कि नहीं है, ये कैसे पता चलेगा अगर आपने इसके बारे में गहराई से पढ़ा है तो यहाँ पे क्या होगा, केवल एक होगा। कथन 2 असत्य है ना, तो केवल एक ही सत्य है। क्यों असत्य है? क्योंकि बिल को पूरी तरह वापस नहीं लिया गया था, बल्कि इसमें संशोधन कर दिया गया था, ठीक है, फॉन्ट साइज, ठीक है ना। और नए प्रावधान के तहत यूरोपीय अपराधी अब जूरी की मांग कर सकते थे। अब मान लो कोई अंग्रेज अपराधी यूरोपीय है तो जिसमें कम से कम आधे सदस्य यूरोपीय होने आवश्यक थे, यानी पूरी तरह से केवल भारतीय नहीं रखे गए। अब मान लो 4 न्यायाधीश है तो 2 भारतीय और 2 अंग्रेज, तो अब अंग्रेज इस घोषणा से जो है वो शांत हो गए और बिल का मूल उद्देश्य तो खत्म हो गया था। तो ये बात थी। कथन ए और कथन आर कारण। 1907 का सूरत अधिवेशन हुआ कांग्रेस के विभाजन का राष्ट्रीय आंदोलन के लिए एक बड़ा झटका था। क्यों? क्योंकि उसका विभाजन हो गया था, तो सही बात है। अब इसी चीज़ की ये बात आगे चल रही है, कोई अलग बात आ रही है इसी चीज़ की। चल देखो, नरम दल और गरम दल स्वदेशी आंदोलन के विस्तार क्षेत्र और बहिष्कार के तरीकों पर एक मत नहीं हो सके थे। भाई नरम दल वाले कह रहे थे कि वे स्वदेशी वाला और ये बहिष्कार वाला चलेगा नहीं, अंग्रेज नाराज हो जाएंगे, वो अत्याचार कर देंगे। और गरम दल वाले कहेंगे कि हम देख लेंगे, अत्याचार करेंगे तो हम उनको सबक सिखा देंगे। तो इस प्रकार से ये इसी बात को आगे बढ़ाई जा रही है। तो इसी कथन की ये व्याख्या है, ये भी सत्य है, ये भी सही है और इसकी सही व्याख्या है, तो ये उत्तर इसका हो जाएगा। अब यहाँ पे बात कुछ और आ जाती कि यहाँ पे बात आ जाती कि 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड लागू हुआ, तो दोनों कथन सही हो जाते परंतु उसकी व्याख्या नहीं होती, दोनों अलग अलग कथन होते। यहाँ कोई कथन गलत हो जाता तो ऐसे ही भी गलत, ऐसे हम मान लेते, तो ऐसे आपको ध्यान रखना है। तो देखो, सूरत विभाजन का मूल कारण भी यही था। गर्मपंथी चाहते थे कि स्वदेशी आंदोलन को बंगाल से बाहर पूरे देश में फैलाया जाए, बहिष्कार को केवल विदेशी वस्तुओं तक सीमित न रखकर स्कूल, अदालत आदि का भी किया जाए। जबकि नरमपंथी जो है वो कहते थे कि ठीक है, बंगाल में चल रहा है, चलने दो, आगे मत बढ़ाओ। अगला प्रश्न, भारत परिषद अधिनियम 1909, जिसको मोर्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं, उसके संदर्भ में कौन सा सही है? तो देखो, 1909 कहते आपके दिमाग में आ जानी चाहिए मेन बात। तो आपके दिमाग में मेन बात ये कि भाई 1909 में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली जो है उसकी शुरुआत हो गई थी, ठीक है। दूसरी, इसने प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया। तो हमने अभी भी चर्चा की थी कि प्रांतों में द्वैध शासन 19 दो विषय है ना, हस्तांतरित आरक्षित, तो ये 1909 की बात नहीं है, तो ये सही नहीं है। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, एसपी सिन्हा, वायसराय के कार्यकारिणी शामिल में होने वाले पहले भारतीय थे। 1909 में इसकी घोषणा हुई थी, तो ये भी सही है। तो 1 और 3 सही है, 1 और 3। तो इस प्रकार से आपको छंटनी करनी होती है, पर इसके लिए आपको कथन की जानकारी होना भी जरूरी है। तो प्रांतों में द्वैध शासन 1919, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। बस आगे कथन, शुरुआती राष्ट्रवादी थे ना नरमपंथी ने एओ ह्यूम को का उपयोग एक तड़ित चालक के रूप में किया। तड़ित चालक का मतलब हो गया कि भाई एक तरह से ढाल के रूप में, कि भाई ये हमारे आगे है तो क्या डर है, भाई एओ ह्यूम साहब आगे संभाल रहे हैं, कोई बात होगी तो ये संभालेंगे, तो उन्हीं का आदमी हो गया ना। वे चाहते थे कि एक अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व में होने के कारण ब्रिटिश सरकार शुरुआत में कांग्रेस का दमन न कर दें। तो बातें दोनों ही सही लग रही है और ये इसकी व्याख्या लग रही है, तो सही है, व्याख्या है, ठीक है। तो जीके गोखले के अनुसार, गोपाल कृष्ण गोखले, कि भारतीय नेता ह्यूम का उपयोग एक ढाल के रूप में कर रहे थे, ठीक है, कि कांग्रेस के संस्थापक केवल भारतीय होते तो ब्रिटिश अधिकारी इसको विद्रोह है मानकर कुचल देते। अंग्रेज अफसर होने की वजह से
शुरू शुरू में इसको आगे बढ़ने दिया, इतने में यह संस्था फैल गई। गवर्नर जनरल कौन था उस समय? डफरिन, याद रखना डफरिन। डफरिन डफली बजा रहा था। स्वदेशी आंदोलन के बारे में 1905 वाला, यह आंदोलन लॉर्ड कर्जन द्वारा किए गए बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू हुआ। हमने देखा अगस्त में शुरू हो गया था। इस आंदोलन में महिलाओं ने पहली बार बड़ी संख्या में भाग लिया। बिल्कुल। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने इस आंदोलन का पुरजोर समर्थन किया। तो ये बात आपको लग रहा है क्या? समर्थन किया था क्या? इस पे विचार करना है। नहीं किया था। तो एक और दो ही सही है। 1906 में ढाका के नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। उसने बंगाल विभाजन का समर्थन किया था कि उनको राजनीतिक रूप से फायदा मिल रहा था, और स्वदेशी आंदोलन का विरोध किया था। अंग्रेज यही चाह रहे थे, और इसी का फायदा उन्होंने 1909 में अलग निर्वाचन के रूप में दे दिया। 1916 के लखनऊ पैक्ट में भारतीय राजनीति में एक ऐतिहासिक भूल माना जाता है। याद आ गई? कौन सी भूल, कौन सी ब्लंडर? कि वही मुस्लिम लीग को वो उसको मान लेना। इस समझौते में कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन की जो मांग थी ना, पहले तो विरोध कर रहे थे, अंग्रेजों ने दे दिया था 1909 में, पर कांग्रेस उसका विरोध कर रही थी। परंतु 1916 में सोचा कि भाई चलो अब दोस्ती कर लेते हैं, तो उस मांग को मान लिया, और वहीं से भूल हो गई, वही तुष्टीकरण की नीति शुरू हो गई और देश विभाजन का भी कारण बनी। तो दोनों बातें सही है और उसकी व्याख्या करता है। एकता, हालांकि अल्पकाल के लिए हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित हुई, परंतु दीर्घ काल में द्विराष्ट्र सिद्धांत जो है उसको मजबूत किया। कांग्रेस पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाओं और उसके संस्थापकों को सम्मिलित करो। तो देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पहला, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ईस्ट का नाम आ गया, ईस्ट इंडिया, लंदन में दादा भाई नौरोजी ने। पूना सार्वजनिक सभा एमजी रानाडे। इंडियन एसोसिएशन आनंद मोहन बोस, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। मद्रास महाजन सभा फिरोज शाह मेहता, ये नहीं है, क्योंकि इसमें वो मद्रास वाले जो थे ना, चार लूर, हमने देखा था पहली वाली क्लास में। तो यहाँ पे 1, 2 और 3 ही मैच हो रहा है। तो क्या बात आई कि युग्म 4 गलत है। मद्रास महाजन सभा की स्थापना वीर राघवाचारी, सुब्रमण्यम अय्यर और आनंद चारलू अय्यर राघवाचारी इन्होंने की थी, जबकि फिरोज शाह मेहता ने बॉम्बे प्रेसिडेंसी की स्थापना की थी। अगला, क्रांतिकारी आतंकवाद के प्रथम चरण के संदर्भ में विचार करो। अभिनव भारत की स्थापना वीडी सावरकर ने 1904 में की। सही बात है। अनुशीलन समिति मुख्य रूप से पंजाब में सक्रिय थी। सही है क्या? अनुशीलन समिति पी मित्रा बंगाल में कलकत्ता में थी। गदर पार्टी की स्थापना अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल सोहन सिंह भागना के द्वारा 1913 में की गई थी। तो ये सही है। तो 1 और 3 सही है। ये भी आप छांटते समय ध्यान रखना, जब आप ओएमआर भरो उस समय भी आपको विशेष ध्यान रखना होता है। कई बार प्रश्न आता सही है, फिर भी ओएमआर में गलत भर देते हैं जल्दबाजी में। तो कथन 2 असत्य है, क्योंकि अनुशीलन समिति बंगाल में सक्रिय थी। अगला कथन कारण वाला प्रश्न नंबर 9। कथन, ब्रिटिश सरकार द्वारा 1919 में रोलट एक्ट पारित किया गया। सही बात है क्या? सही बात है। 1919 रोलट एक्ट, 1919 जलियांवाला बाग, 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, कई हुए थे 19 में। सरकार चाहती थी कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मिले विशेष युद्धकालीन अधिकारों को शांति काल में भी स्थायी रूप से लागू रखा जाए, ताकि क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचला जा सके। तो बात वही लग रही है इसमें। ये बात सही है, और ये कुचलने के लिए था, तो इसकी व्याख्या है। तो रोलट एक्ट जो है ये एक अनार्किकल यानी अराजकतावादी और क्रांतिकारी क्राइम एक्ट था। ये मुख्य उद्देश्य युद्ध काल के दौरान सरकार ने जो काम मिली थी ना युद्ध के समय, जो दमनकारी, सोचा कि अब इसी को चालू रखते हैं आगे, तो ये था। तो बिना मुकदमे के जेल में डालना। क्वेश्चन नंबर 10, ये वैसे क्वेश्चन नंबर हो गया ये शायद 35। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 के संदर्भ में कथन है, इसके जांच के लिए ब्रिटिश सरकार ने हंटर कमीशन का गठन किया। देखो ये था कमीशन आयोग, जबकि हंटर कमेटी जो है वो इल्बर्ट विलियर्स से संबंधित पहले की है। कांग्रेस ने इस घटना की जांच के लिए मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में अपनी एक अलग बनाई, बिल्कुल बनाई थी। सरकार ने हंटर कमीशन बनाया,
कांग्रेस ने मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में बनाया। हंटर कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में जनरल डायर को फांसी की सजा की सिफारिश की। लगता है कि आपको करेंगे, ये तो अंग्रेज़ों का ही था, उसने तो उसको बरी कर दिया था। तो इस प्रकार से तीसरी बात जो है ना वो सही नहीं है, तो 1 और 2 सही है। हंटर कमीशन ने जनरल डायर के कृत्य की हल्की निंदा की और उसे केवल उसके पद से हटाया, फांसी नहीं दी गई। हाउस ऑफ लॉर्ड और हाउस ऑफ कॉमन, ब्रिटेन में 2 सदन है, जैसे अपने राज्यसभा लोकसभा है। तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने ये कहा, जैसे अपने राज्यसभा ना वैसे, कि ब्रिटिश साम्राज्य का शेर बोला उसको, देखो आप, तो ये तो जले पर नमक छिड़कना था। नमक क्या, साथ में मिर्च धनिया और सारा ही छिड़का उन्होंने। भारत सरकार अधिनियम 1919, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के तहत 1919 वाला, प्रांतों में द्वैत शासन, है ना। ये ट्रिक कैसे काम करती है, तो प्रांतों में द्वैत शासन के बारे में क्या सत्य है? प्रांतों में हिंदू मुस्लिम अलग अलग सरकारें चलाते थे? नहीं। प्रांतीय विषयों को आरक्षित और हस्तांतरित? बिल्कुल। केंद्र और प्रांतों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया? नहीं, केवल बी ही सही है, 2 प्रकार के विषय थे। द्वैत शासन का अर्थ है शासन के विषयों का 2 भागों में बंटवारा। महत्वपूर्ण विषय जो थे, इंपॉर्टेंट काम के, वित्त वाला, क्योंकि धन अंग्रेजों को चाहिए था। पुलिस की जरूरत थी कि भाई पुलिस का वो बल प्रयोग करवा सके, और न्याय देने वाले वही थे। ये तो रखे आरक्षित अंग्रेजों के पास, जो गवर्नर के पास थे, और कम महत्व के थे या जिसमें चैलेंज ज़्यादा था या उलाहना ज़्यादा था, तो वो मिलना था भारतीयों को। शिक्षा का, स्वास्थ्य का, ये हस्तांतरित विषय भारतीयों को दिए गए। अगला कथन, 19वीं सदी के अंत में भारतीय राष्ट्रवादियों ने भारत की गरीबी का मुख्य कारण ब्रिटिश आर्थिक नीतियों को माना। बिल्कुल माना। 19वीं सदी का अंत मतलब 1800 से 1900, ये जो 100 सालों का समय होता है ना, इसको बोलते हैं 19वीं, लास्ट के हिसाब से। तो 1866 में दादा भाई नौरोजी ने, फिर आर.सी. दत्त ने, उन्होंने जो थ्योरी दी लोगों की समझ में आ गई, तो उन्होंने अंग्रेज़ों को जिम्मेदार माना। 1899 में भयंकर अकाल पड़ा, ठीक है, तो वो सब दरबार है, याद होगा आपको, 1877 का। तो ये सही है। दादा भाई नौरोजी, आर.सी. दत्त ने धन सिद्धांत दिया, भारत का धन का एक तरफा, तो ए और सही है, उसकी व्याख्या है। आर्थिक राष्ट्रवाद उदारवादी चरण की सबसे बड़ी सफलता थी, यानी उदारवादियों की ये बड़ी सफलता थी। दादा भाई नौरोजी और अन्य ने लोगों को समझाया दिमाग में कि हमारे जो दुर्दशा है, शोषण हो रहा है, उसके जिम्मेदार अंग्रेज है। तो ऐसे उन्होंने एक सच्चाई सामने लेकर आए, जनता को समझाया कि ब्रिटिश राज भारत के भले के लिए नहीं, आर्थिक शोषण के लिए है। नेक्स्ट, गद्दर आंदोलन के संबंध में, तो गद्दर का याद आ गया आपको। 1913 अमेरिका, सैन फ्रांसिस्को, लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाकना। तो गद्दर पत्रिका भी थी, पहला अंक उर्दू भाषा में प्रकाशित हुआ, ठीक है। अगले, कामागाटा मारू प्रकरण ने गद्दर आंदोलन को और अधिक उग्र बना दिया, ये तो सही हो सकता है। प्रथम विश्व युद्ध शुरू होने पर गद्दर पार्टी के सदस्यों ने भारत लौटकर सशस्त्र विद्रोह की योजना बनाई, तो ये भी सही है। तो पहला जो है उसको भी देख लेते हैं, तो पहला भी सही है, 1 2 3 उर्दू में ही था, ठीक है। तो तीनों ही सही है। लास्ट क्वेश्चन अभी और बचा है, तो तीनों कथन सत्य है। गद्दर पत्रिका 1 नवंबर 1913 को उर्दू में निकली, फिर गुरुमुखी मतलब पंजाबी भाषा। कामागाटो वारल जो घटना थी और प्रथम विश्व युद्ध था, तो उससे भी उन्होंने 1915 में सशस्त्र विद्रोह की योजना बनाई थी। मैंने 16 बोला था पहले, 15, तो जो असफल रही और बनाने के लिए प्रेरित किया। कथन कारण, एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की। वे पूर्ण स्वतंत्रता के लिए ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ एक सशस्त्र विद्रोह खड़ा करना चाहती थी। तो कहीं आपने पढ़ा ऐसा एनी बेसेंट के बारे में? नहीं। सशस्त्र विद्रोह का यानी हथियारबंद विद्रोह का कोई प्लान नहीं था, वो होम रूल आंदोलन उन्होंने किया था, शांतिपूर्वक तरीके से अंग्रेजों से मांग करना। तो पहला सत्य है और दूसरा असत्य है। तो ऐसे कथनों की ऐसे पहचान होती है, ए सत्य है और असत्य है। होम रूल लीग जो थी उसका उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर रहते हुए स्वशासन, जैसे आयरलैंड को या कनाडा में था। पूर्ण स्वतंत्रता का भी नहीं था, न ही कोई विद्रोह का था। 40वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, अगस्त घोषणा 1917 मॉन्टेग्यू घोषणा जो कि महत्वपूर्ण थी, इसमें पहली बार स्वीकार किया गया कि भारत में प्रशासन की हर शाखा में भारतीयों की भागीदारी क्रमिक रूप से बढ़ाई जाए। इसमें क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार की बात रखी गई।
इस घोषणा के बाद एनी बेसेंट अपना होम रूल आंदोलन वापस ले लिया। इस घोषणा के बाद भारत को तुरंत डोमिनियन स्टेट का दर्जा दे दिया। तो ये आपको लग रहा है क्या कि घोषणा के तुरंत दर्जा दे दिया? दर्जा तो कहाँ मिला था डोमिनियन स्टेट का? तो इस प्रकार से डी विकल्प गलत है। बाकी एनी बेसेंट ने होम रूल वापस ले लिया कि भाई ठीक है उन्होंने घोषणा कर दी, तो ये तीनों सही है, ये सही नहीं है। हाँ इधर ये देखो, ये एप्लीकेशन है अपना यस गुरु नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, इसको अपडेट करवा दिया है। पहले 2 एप्लीकेशन थे, टेस्ट सीरीज़ का अलग और कोर्स का अलग, अब उनको मर्ज करवा दिया है। और इसमें आप पेड कोर्सेज भी देख सकते हैं, टेस्ट सीरीज़ भी आपको यही मिलेगी। जो बुक्स चल रही है फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के लिए वो भी आप यहीं से ऑर्डर कर सकते हैं। उसके अलावा और भी मटेरियल, फ्री वीडियोस, नोट्स वगैरह कुछ और भी इंपॉर्टेंट सामग्री आपको यहाँ पे मिलने वाली है, तो आप इसको डाउनलोड कर लेना, या फिर डाउनलोड है तो उसको अपडेट कर लेना। तो ये बात हो गई। इसमें अव्याख्या में क्या है कि ब्रिटिश सरकार ने क्रमिक रूप से ग्रेजुअली स्वशासन देने का वादा किया था, तो तुरंत कोई डोमिनियन स्टेट या स्वतंत्रता नहीं दी गई। पूर्ण स्वतंत्रता की बात आपको पता ही है, फिर कांग्रेस ने 1929 में जो सम्मेलन हुआ था लाहौर अधिवेशन उसमें किया था, तो इसी घोषणा के आधार पर 1919 का अधिनियम लाया गया था 1917 की घोषणा के आधार पे। ये आप स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं तो बेस्ट बुक है आपके लिए, मैनेजमेंट की बुक, शानदार पुस्तक है, आराम से आप इसको 10 दिन में पढ़ सकते हो। 100 पेज की है, 110 पेज की, पूरी के पूरे जैसे फैक्ट यानी पहले डिटेल हो गई, फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गए और PYQ हो गए। ऐसे ही स्कूल व्याख्याता के लिए एक शानदार पुस्तक, 20 पेपर आए हुए और उनकी व्याख्या, तो पेपर और उनकी व्याख्या इतनी शानदार कि पूरा पाठ्यक्रम आपकी रिवीजन हो जाएगा। और ये सेकंड ग्रेड के लिए कि सॉलिड पेपर इसी भांति, और ये सामाजिक के लिए है सेकंड ग्रेड सॉलिड पेपर, ये भी आपके लिए उपयोगी होने हैं। इस नंबर से या फिर एप्लीकेशन से आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। करंट अफेयर जल्द ही सोमवार या मंगलवार से शुरू हो जाएगा और मिलते हैं। अब अगली क्लास अपनी होगी राष्ट्रवाद का विकास 1919 से 1942। पहले थ्योरी क्लास होगी, फिर उसकी ऑब्जेक्टिव क्लास होगी। थैंक यू।